रोलिंग में ये सीखा था कि अगर मान लो आपके पास प्योर ट्रांसलेशन है, प्योर ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है तो इसका हर एलिमेंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन में है, रोटेशन का मतलब बॉडी खड़ी खड़ी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा। तो उस केस में रोलिंग बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो बॉडी आगे भी जा रही है और घूम भी रही है। तो इसलिए जब भी कोई बॉडी रोल करती है और विदाउट स्लिपिंग, तो ये सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में होता है और बाकी सारे पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1, जब कोई बॉडी प्योर रोल करेगी तो उसके सेंटर ऑफ मास की आगे जाने की वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, आर ओमेगा। ये पहला फॉर्मूला है आज का। तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा विद फॉर्मूला v इक्वल टू आर ओमेगा। दूसरा, जब कोई बॉडी रोल करती है और एक चक्कर पूरा हो जाता है रोल में, एक राउंड पूरा हो जाता है, तो सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो होगा वो एक चक्कर में हमेशा क्या होगा, 2πr। तो सेकंड रिजल्ट भूलना नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, उसने हाफ रोटेशन पे दिया हुआ है तो आंसर πr था ऐसे। तो नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है लेकिन वो उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, ओमेगा की वैल्यू बढ़ती 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 जा रही है, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। आप गाड़ी का रेस दबा रहे हो तो टायर एक्सेलरेट करेगा, और अगर टायर एक्सेलरेट करेगा तो उसकी सेंटर ऑफ मास भी एक्सेलरेट करेगी। तो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलेरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर अल्फा। तो अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर एक्सेलरेट करती है तो फिर a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा। ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं। गायरेशन मैंने लास्ट टाइम बता दिया था आपको, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कुछ नहीं करना, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, जैसे सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² है, इसको mk² के इक्वल कर देना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। या k²/r² अगर निकालना हो तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है तो mr² का कोफिशिएंट क्या है, 2/5, तो 2/5 इज k²/r²। डिस्क में हाफ mr² है तो k²/r² क्या बन जाएगा, हाफ। रिंग का 1 mr² है तो k²/r² क्या हो जाएगा, 1। ये याद रखना है। नेक्स्ट आपने इसमें ये याद रखना है, अगर कोई बॉडी रोल करती हुई प्योर रोलिंग में नीचे आ रही है, जैसे कोई सिलेंडर नीचे आ रहा है, स्फीयर नीचे आ रहा है, डिस्क नीचे आ रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला याद करना है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k²/r² है। तो अगर वो सॉलिड स्फीयर को कहेगा कि नीचे रोल करता हुआ, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में k²/r² को क्या पुट कर देंगे, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5। अगर डिस्क कहेगा तो हाफ, रिंग कहेगा तो 1। तो ये पॉइंट भी सबको क्लियर है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसे, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, एक रिंग को, डिस्क को, स्फीयर को रोल करने के लिए छोड़ दिया गया, कौन पहले नीचे आएगा, पहले वो नीचे आएगा जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन ज्यादा किसकी होगी, जिसका k²/r² कम होगा। अब k²/r² सबको पता है, स्फीयर का 2/5 है, डिस्क का हाफ है और रिंग का 1 है। सबसे कम सॉलिड स्फीयर का है तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर की होगी, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एनर्जी का। एनर्जी में एक फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर कोई बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करती है तो एनर्जी हाफ mv² है, कोई बॉडी खड़ी खड़ी सिर्फ रोटेट करती है तो हाफ i ओमेगा² है, और अगर कोई बॉडी रोल करती है तो ट्रांसलेशन की एनर्जी भी है और रोटेशन की एनर्जी भी है, तो टोटल एनर्जी का सम ये है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटर है कि टोटल रोलिंग के अंदर कोई बॉडी जब रोल करती है तो उसकी पास ट्रांसलेशन की एनर्जी भी है और रोटेशन की एनर्जी भी है, तो उसके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इंटू 1 प्लस k²/r², ये फॉर्मूला यूज करेंगे आज। ठीक है यहां तक, तो इसको यूज करेंगे इसमें। नेक्स्ट है, बहुत क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया u इज इक्वल टू 0, जब वो नीचे आएगी तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो टोटल एनर्जी कंजर्व कर दो, तो टोटल एनर्जी उस पॉइंट पर क्या है, mgh प्लस 0, और नीचे आने में क्या है, हाफ mv² इंटू 1 प्लस k²/r² और 0। क्यों, क्योंकि नीचे आने में पोटेंशियल 0 हो जाएगी, सिर्फ काइनेटिक होगी, ऊपर सिर्फ पोटेंशियल होगी, काइनेटिक 0 होगी। इन्हें इक्वेट करके v की वैल्यू निकाल लेना।
तो एनर्जी कंजर्वेशन इंक्लाइन प्लेन पे एक आम बात है, रोलिंग के अंदर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इंक्लाइन प्लेन के, बॉडी कभी ऊपर चढ़ गई कभी नीचे आ गई, एनर्जी कंजर्व कर दो। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक नीचे और ऊपर के पॉइंट को सेम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है इस टाइप से, एक डिस्क है और डिस्क के साथ एक ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ये नीचे गिरता जा रहा है, किसी भी इंस्टेंट पर अभी वो कितना नीचे गिरा है h, अभी और भी गिरना है, तो जब उसका डिस्टेंस h है उसकी वेलोसिटी बताओ क्या है। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है यहां और यहां, कैसे, यहां पर सबसे पहले इसे ग्राउंड मान लेते हैं, अगर ये ग्राउंड है तो यहां पर पोटेंशियल क्या है mgh, तो यहां पर ऐसे करते हैं, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के केस में पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या बनेगी mgh, काइनेटिक जीरो क्योंकि चल नहीं रही, और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो क्योंकि ये भी चल नहीं रही। लेकिन जब ये नीचे आ चुका होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी जीरो, काइनेटिक क्या हो चुकी होगी हाफ mv स्क्वायर, और डिस्क भी रोटेट कर रही होगी, तो फॉर्मूला डिस्क का खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इक्वेट कर दें, पहले सिर्फ पोटेंशियल है कोई भी मूव नहीं कर रहा, बाद में डिस्क भी घूम रही है, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी और काइनेटिक क्या हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। तो इस केस में आप इन्हें इक्वेट करना, और जहां आपको v निकालना हो, ओमेगा को एलिमिनेट करना हो, तो सबको पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा को कहीं पर भी एलिमिनेट किया जा सकता है बाय फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, यहां से जो भी निकालना है v निकालना है, v निकाल लेना आंसर आ जाएगा। ओमेगा को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। इसके बाद एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला r क्रॉस p, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला था r क्रॉस f, इसका r क्रॉस p और rp साइन फाई। अगर लीनियर मोमेंटम आपके पास mv है और आपको एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट निकालना है, तो क्या रूल है, mv को h से क्या कर दें मल्टीप्लाई, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो mv इनटू h करेंगे, आपके पास एंगुलर मोमेंटम आएगा। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी सिर्फ एक ही वेलोसिटी है mv cos थीटा, वर्टिकल तो होगी नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगी mv cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h ऑफ m। तो एंगुलर मोमेंटम टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होगा, mv cos थीटा को h ऑफ m से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, और प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सबको पता है v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो ये आंसर मार्क कर लेना, ऐसे बहुत आते हैं प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स। तो एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला r क्रॉस p, दूसरा फॉर्मूला I टाइम्स ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। इसका प्रूफ नहीं करना हमने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। रूल नंबर 1, अगर आपके पास कोई पॉइंट मास है, पॉइंट मास रोटेट कर रहा है, तो L का फॉर्मूला आई ओमेगा, पॉइंट मास का I क्या होता है mr स्क्वायर, और पॉइंट मास की टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर v है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा mvr। तो mvr इज फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, लेकिन फॉर अ पॉइंट मास, पॉइंट मासेस के लिए आप ये फॉर्मूला mvr यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट मासेस के लिए, बाकी बॉडीज के लिए नहीं। बाकी बॉडीज के लिए I इंटू ओमेगा यूज करना पड़ता है, बिकॉज I का फॉर्मूला हर फिगर का डिफरेंट है। नेक्स्ट है, अगर सन के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो मान लो इसका डिस्टेंस r2 r1, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, इसकी क्या होगी v1। तो कोई भी प्लैनेट जब सन के आसपास घूमता है उसका L एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, तो m इंटू वी इंटू आर इज अ कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसका m इंटू वी वन इंटू आर वन इक्वल टू m इंटू वी टू इंटू आर टू, तो कांस्टेंट। तो v इंटू आर इज अ कांस्टेंट, तो जब सन से डिस्टेंस कम होगा तो वेलोसिटी प्लैनेट की ज्यादा हो जाएगी, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जब अर्थ जो है वो घूमती घूमती श्रिंक हो जाए, बहुत क्वेश्चन आते हैं, श्रिंक होकर उसका रेडियस r की जगह r बाई n हो गया, तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ। तो जब अर्थ घूम रही है और हम इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे, अर्थ अगर ऐसे घूमे तो भी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, स्पिन करती हुई छोटी बड़ी हो जाए तो भी L कांस्टेंट है। तो पहले अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या था I1 ओमेगा 1, अब कितना I2 ओमेगा 2। पहले अर्थ का क्या था I2 बाई 5 mr स्क्वायर,
और ओमेगा मान क्या 2 पाई/24। बाद में क्या हो गया 2/5 m इंटू आर बाई एन का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर बाई एन हो गया। ओमेगा 2 पाई/T2, T2 निकाल लेना आंसर। नेक्स्ट, अगर आपके पास रॉड है, एक रॉड घूम रही है और साथ में दो बीड्स हैं। दो बीड्स पहले एक्सिस पे हैं, घूमते घूमते दो बीड्स कॉर्नर पे आ गई। पहले रॉड घूम रही है विद ओमेगा, अब आपको ओमेगा डैश निकालना है। घूमते घूमते बीट्स अपने आप साइड पे आ गए, हमने कुछ नहीं किया, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड नहीं है। तो अगेन I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। पहले वो बीट क्योंकि एक्सिस के ऊपर थे, बीट पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास जब एक्सिस पे है तो आई में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट मास का डिस्टेंस एक्सिस से 0 है। तो रॉड का आई क्या है ml² 12 और ओमेगा 1। फिर बीट्स कॉर्नर पे चले गए, एक्सिस से डिस्टेंस L/2 तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ml² 12 तो होगा ही होगा, और मास इंटू L/2 का स्क्वायर। एक बीट का मोमेंट इनर्शिया बढ़ जाएगा, और ऐसे दो बीट्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई ओमेगा डैश, सॉल्व करके क्या आएगा ओमेगा डैश। तो क्या रूल लगेगा समझ में आ रहा है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक डिस्क घूम रही है, डिस्क घूमती घूमती भी जेंटली एक और डिस्क को रख दिया, या दो डिस्क घूम रही थी एक डिस्क उठा ली। जब अकेली डिस्क घूम रही है I1 ओमेगा 1, जब दो डिस्क घूमेंगी तो I1 प्लस I2 मोमेंट इनर्शिया इनटू ओमेगा 2 इक्वेट करके आपके पास क्या आएगा ओमेगा 2 की वैल्यू। जैसे क्वेश्चन है कि अगर रॉड पड़ी हुई है टेबल पे, ये ऐसी नहीं पड़ी, ऐसे पड़ी है, ये टॉप व्यू दिख रहा है, हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, टेबल पे टॉप व्यू देख रहे हैं। तो एक बुलेट आई और ये यहाँ पर हिंज्ड है, तो रॉड खड़ी खड़ी घूम सकती है। तो जब खड़ी खड़ी घूमती है तो एम यू वेलोसिटी से रॉड आई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका h। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि घूमते ही रॉड सर्कल में घूम रही है। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियली कितना है mu इंटू एच, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। लीनियर मोमेंटम क्या है mu, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है h, mu इंटू एच। और फिर वो पॉइंट मास तो रेस्ट पे आ गया, और रॉड ने घूमना शुरू कर दिया विद आई इंटू ओमेगा। रॉड का आई ml² बाय पुट करके यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो जब एक कोलिजन होगी और कोलिजन के बाद कोई बॉडी घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही लगेगा इसमें। लेकिन अगर मान लो ये बॉडी हिंज्ड नहीं है, यहाँ पेच नहीं लगा रखा, ये घूमेगी भी और आगे भी जाएगी, तो पहले ये इक्वेशन तो फिर भी लगेगी, एम यू इंटू एच इज आई टाइम्स ओमेगा, ये तो लगना ही है। फिर दूसरी एक और इक्वेशन लगेगी, लीनियर ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि बॉडी घूम भी रही है और आगे भी जा रही है। ट्रांसलेशन मोशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है, और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। तो इसमें लीनियर मोमेंटम भी लगेगा, कोलिजन है, और एंगुलर मोमेंटम भी लगेगा। तो लीनियर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो एक बुलेट आ रहा है एमयू, और रॉड का सेंटर ऑफ मास किस पे पड़ा हुआ था, एट रेस्ट। फिर बुलेट रेस्ट पे आ गया, और रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद वी सेंटर ऑफ मास। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, एमयू प्लस 0, 0 प्लस एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास, सेकेंड इक्वेशन। फिर एनर्जी कंजर्वेशन भी लग सकती है, एनर्जी इसमें क्योंकि लॉस ही नहीं है। पहले अकेली बुलेट मूव कर रही है, रॉड नहीं मूव कर रही, बाद में बुलेट रेस्ट पे आ गई, रॉड मूव आगे भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, हाफ एम भी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, एंड रोटेट भी कर रही है। बस इतना ही याद करना है। क्वेश्चन क्या आएगा मालूम नहीं, बट एक बात पक्की, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं रॉड के साथ, जब भी एक बुलेट ने टक्कर मारी, एम वी एच इज आई ओमेगा का कॉन्सेप्ट तो पक्का टेस्ट करेगा वो आपसे। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है, पी वाई क्यू की प्रॉब्लम्स है तो ठीक है।
यहां से करते हैं, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम। L and P represent angular momentum and linear momentum respectively। आपको आर वेक्टर पता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है, तो कितना आंसर है इसका? सी लग रहा है इसका आंसर, तो ए है। लेकिन तो पहले आर वेक्टर लिया, देखो आर से वी वेक्टर तो निकल आएंगे, तो आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के साथ तो क्या आएगा? वी वेक्टर आएगा। वी वेक्टर आ गया तो इसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल के फोर्स जो है वो ए के साथ होगी, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो ए वेक्टर आ गया। ए वेक्टर कैलकुलेशन में चेक करो, ये आर वेक्टर फिर से बीच में आ गया, माइनस बाहर निकाल लो तो बची हुई टर्म क्या होगी? आर वेक्टर होगी। तो ए वेक्टर ऑपोजिट टू आर वेक्टर है, तो एफ वेक्टर भी ऑपोजिट टू आर वेक्टर है। तो क्या ऑप्शन है कि इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑपोजिट टू दी आर वेक्टर। इसमें वैसे एल का कोई रोल है भी नहीं, तो इसमें कुछ गिवन में मास भी कहाँ गिवन है? अच्छा मास गिवन है, कर भी लोगे तो कोई बात नहीं, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, पहले एल वेक्टर निकालना पड़ेगा। एल वेक्टर होता क्या है? आर क्रॉस पी। अब आर वेक्टर तो पता है, पी वेक्टर क्या है? एम इंटू वी वेक्टर, तो आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना चाहिए इसमें कि पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करके वी निकालेंगे, एम इंटू वी से पी निकालेंगे, और फिर उस पी को यहां पुट करेंगे। पर एल वेक्टर क्या पुट करेंगे? वो कैसे निकलेगा? टॉर्क इज इक्वल टू एल वेक्टर क्या होता है? डीपी बाई डी टी। जो पी वेक्टर आएगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल वेक्टर आएगा डीपी बाई डी टी। ओ सॉरी, एल वेक्टर के लिए टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। आर क्रॉस पी करना पड़ेगा रादर, सॉरी वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, आर क्रॉस पी लंबा है, वैसे पता लग ही रहा है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। पता लग ही रहा है कि दो बार डिफ्रेंशिएट करके आपको वो फोर्स की अगर डायरेक्शन बतानी है, फोर्स में एक्सीलरेशन निकालनी पड़ेगी, तो दो बार तो हर हालत में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपको वैसे आंसर आ जाएगा इसमें, तो इतनी जरूरत ही नहीं कुछ करने की। जैसे ये रहा, के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दिया, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। तो इसमें थिन सर्कुलर डिस्क है और जिसका मास m है और रेडियस r है। डिस्क का I क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2, और वो घूम रही है और ओमेगा के साथ घूम रही है। एक और डिस्क को रख दिया पर मास उसका m बाई 2 है और रेडियस सेम है, तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2, तो बी ऑप्शन है इसमें, ये आ रहा है 2/3 ओमेगा। कैसे? पहले अकेली डिस्क है mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, अब डिस्क के साथ एक और डिस्क है
तो पहली डिस्क को अब भी है, तो पहली डिस्क का आई तो अब भी लगेगा, लेकिन जो दूसरी डिस्क है उसका आई भी ऐड होगा, पर प्रॉब्लम यह है कि दूसरी डिस्क का मास आधा है, तो क्या बनेगा, हाफ एम बाई टू आर स्क्वायर, टू एक्स्ट्रा भी आएगा इसमें, क्योंकि इसका मास m है तो इसका m बाई टू है, तो यहां जो भी फॉर्मूला है उसमें m बाई टू और कर दें, इंटू ओमेगा डैश, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा डैश की वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू आएगी इसमें। पार्टिकल जिसका मास m है प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ u मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। आज किया आपने थ्योरी में, अभी मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाता है, अभी सिखाया था, मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ये रहा मैक्सिमम हाइट के ऊपर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये थीटा है, इसकी वेलोसिटी v है, तो एम वी कॉस थीटा, ये लीनियर मोमेंटम है, एम यू कॉस थीटा इनटू मैक्सिमम हाइट, ये एंगुलर मोमेंटम है, और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपको इस क्वेश्चन में एंगल गिवन है 30 डिग्री, पुट करके आंसर निकाल लेना। सेम चीज है जो आज की थी, एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्टाइल के टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जो कि क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की, इनटू मैक्सिमम हाइट, ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। तो क्या आंसर है, मास m हैंग्स ऑन अ मासलेस रॉड ऑफ लेंथ l, तो देख रहे हो एक लेंथ l है और नीचे मास लगा हुआ है, एंड मूव विद अ स्टेडी स्पीड अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ कांस्टेंट रेडियस, कि ऐसे कोन की तरह घूम रहा है, ऐसे पत्थर को ऐसे घुमा रहे हैं। द एंगुलर मोमेंटम m अबाउट पॉइंट a पॉइंट इज l ऑफ a which lies in positive z डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है, एंड एंगुलर मोमेंटम m अबाउट b पॉइंट के अबाउट निकालते हैं तो l ऑफ e। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। क्या मार्क करोगे, दोनों कांस्टेंट लग रहे हैं आपको,
चलो पहले ए पॉइंट की बात करते हैं। ए पॉइंट के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये बॉडी ऐसे घूम रही है, सोचो ऐसे घूम रही है ना? ऐसे है ना, कौन ये सर्कल में ऐसे घूम रही है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है? एम बी। एम बी। और अगर पॉइंट ये लिया जाए ये, तो ये पॉइंट के हिसाब से आर वेक्टर ये रहा, तो एम वी आर बनेगा। तो इधर आ गया तो भी एम वी आर बनेगा, इधर आ गया एम वी आर बनेगा, तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ही बनेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, डायरेक्शन निकालने एल वेक्टर की दो तरीके हैं डायरेक्शन निकालने की, या तो आर क्रॉस पी, आर वेक्टर ये रहा, ए पॉइंट सेंटर पे आर वेक्टर ये रहा, पी वेक्टर ये रहा, आर क्रॉस पी थंब ऊपर, फिर इधर आ गए आर क्रॉस पी थंब ऊपर। तो आर क्रॉस पी करते रहेंगे तो थंब हमेशा ऊपर आएगा, तो एल इज अ कांस्टेंट क्योंकि थंब तो हमेशा ही ऊपर आता जाएगा। और एक और तरीका है इसका, आसान तरीका, चार फिंगर घुमा दो एल वेक्टर आ जाएगा। कोई बॉडी का सर्कल में घूमती है उसके चार फिंगर घुमाओ तो एल वेक्टर आएगा। हमने ये प्लस टू के अंदर तो किया था, तो सेम चीज है ये। तो यानी कि ए पॉइंट के बाद तो एल कांस्टेंट आ गया मेरे हिसाब से। चलो बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट कहां पर है? ऊपर। बी पॉइंट का आर वेक्टर ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो सोचो एम वी इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ है, तो ये एम, ये रहा आपका आर क्रॉस पी, पी ऐसे है, आर वेक्टर यहां ऊपर, बी पॉइंट ऊपर है ना, तो ऐसे मेरे हाथ की तरह आएगा आर वेक्टर ऐसे, और एम वी ऐसे है, तो आर क्रॉस पी ऐसे। फिर इधर चलते हैं, आर वेक्टर इधर आएगा जब कोने में, क्रॉस पी ऐसे, तो कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, तो क्या आंसर मार्क करेंगे इसमें? सी। क्योंकि सी ऑप्शन में वो क्या कह रहा है कि एल ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि एल ए में तो हमेशा थंब ऊपर ही आ रहा है, लेकिन जब बॉडी को एक्सिस बी पॉइंट ले रहे हैं तो कभी थंब इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बी पॉइंट के अबाउट चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन में चेंज होगा, क्योंकि एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बी में तो चेंज माना जाएगा, ए में चेंज नहीं माना जाएगा। ऐसे सोचना है। तो इसने डायरेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए, तो ए, क्योंकि आज हमने किया ना, एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, और वो एक्सिस पे अबाउट घूम रही है विद ओमेगा। दो पार्टिकल ऑफ पॉइंट मासेस, मास m each are now attached at diametrically opposite point, तो एंगुलर स्पीड ऑफ द रिंग क्या होगी? तो क्या करेंगे, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। तो सबसे पहले रिंग का I क्या है? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये देख रहे हो, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। फिर रिंग का मास बढ़ गया, क्योंकि रिंग जो है उसमें क्या हुआ, रिंग का मास m तो था ही था, साथ में पॉइंट मासेस भी ऐड हो गए, 2m इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर रिंग का, फिर आई का फॉर्मूला लगाया लेकिन फिर बड़े मास के साथ, और ओमेगा एफ निकाल लेना। तो पहले केस में I1 में सिर्फ रिंग का मोमेंट और इनर्शिया, दूसरे केस में रिंग का तो होगा होगा, साथ में पॉइंट मासेस का भी होगा इंटू ओमेगा एफ। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा।
कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास 4m है और लेंथ L है, पिवटेड अबाउट इट्स सेंटर, तो हिंज्ड है सेंटर रॉड, mass small m moving with a velocity of v makes an angle of 45 degree to the rod's long axis, collides with one end of the rod and sticks to it, तो कोने पे टकराती है 45 डिग्री पे और चिपक जाती है। तो एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, चेक करो, एक रॉड है 45 डिग्री पे पॉइंट मास आता है, चिपक जाता है। अब रॉड का जो मास है वो कितना गिवन है इसमें, 4m है। तो रॉड का आई क्या बनेगा, वैसे रॉड का आई क्या होता है, एक्सिस सेंटर से जो पास करता है ml²/12, पर यहाँ मास की जगह क्या पुट करेंगे 4m l²/12। अब जब ये इसे टक्कर मारेगा तो उस केस में क्या होगा, मैंने क्या सिखाया था, आप एक काम करें, पहले ना इसके कंपोनेंट्स ऐसे ड्रॉ करें। ये अगर 45 है तो एंगल भी 45 है, तो ये क्या बनेगा m इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 45, और ये क्या बनेगा एम वी इंटू साइन ऑफ 45, ऐसे, ठीक है। तो जब ये इसे हिट करेगा यहां पे, तो एक कंपोनेंट के नीचे की तरफ जाएगा एम वी कॉस 45, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा एम वी कॉस 45, ऐसे बनेगा। ये वेक्टर यहां ना बनाओ, यहां बना लो, एक ही बात है, यहां बना लेते हैं, देखो, और आगे ले आओ, ये देखो, तो ये क्या है एम वी, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, तो ये 45 वर्टिकली ऑपोजिट एम वी कॉस ऑफ 45, और इस तरफ एम वी साइन ऑफ 45, इसका एक्सिस है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में कितना है L/2, ये नहीं लगाएगा क्योंकि ये तो खुद एक्सिस के साथ है, तो एंगुलर मोमेंटम ये नहीं लगाएगा। और अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन है तो एक और भी तरीका है, R क्रॉस P कर दो, R क्या है इसमें L/2, P क्या है इसमें MV, और R और P में एंगल क्या है 45, तो R P साइन 45, R P साइन 45 लगा लो, तो कॉस 45 या साइन 45 एक ही बात है। तो ये भी ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर लो, MV कॉस 45 को L/2 से मल्टीप्लाई, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। उस टाइम रॉड तो मूव नहीं कर रही थी, तो रॉड का आई क्या था 0, बाद में ये मास चिपक गया, कहाँ चिपका, एट डिस्टेंस ऑफ L/2। रॉड का आई तो बाद में भी रहेगा, पहले भी है बाद में भी रहेगा, रॉड तो है ही है, साथ में पॉइंट मास चिपक गया, तो पॉइंट मास का मोमेंट होना चाहिए ये रहा। सॉल्व करके यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। तो ये बेसिकली वही सेम बता रहा था मैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, बस मेन स्टेप ये है कि आप इसमें कंपोनेंट्स ड्रॉ कर पाए, क्योंकि इस रॉड को ना टेढ़ा हिट करवा दिया। अगर ऐसे हिट करवाता कितना आसान था, कुछ भी नहीं करना था, एमवी को L/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका एक्सिस है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, आंसर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि टेढ़ा है, तो कोई बात नहीं, अगर ये टेढ़ा है तो हम इसके क्या निकालेंगे, कंपोनेंट, अपने को ये कंपोनेंट चाहिए, इसको L/2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, ऐसे करना है। तो एक तरीका है। बी बी तो क्या करना है, इसमें एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, मास M है, फिर से 8 करके विद ओमेगा नॉट, 2 बीड्स हैं, आज मैंने करवाया 2 बीट वाला, सेम क्वेश्चन है, तो वो साइड पे आ गई, तो आपको नया ओमेगा निकालना है, सेम क्वेश्चन है बीट वाला,
पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ रॉड घूम रही थी ml²/12 × ω0, फिर रॉड के साथ साथ बीट्स भी घूमेंगे। बीट्स का डिस्टेंस एक्सिस से l/2 है, तो m × l/2 का स्क्वायर इंटू ट्वाइस। तो ये बेसिकली क्या आएगा, बीट्स का भी मोमेंट हमेशा ऐड कर देना है और इंटू ओमेगा की वैल्यू आएगी। सेम क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया था। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि एक ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। इसे देखें, बीड यहां से रॉड का तो ml² है ही है, बीड का m × l/2 का स्क्वायर इंटू ट्वाइस। तो इस क्वेश्चन में थिन यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L एंड मास कितना की बने 8m लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये रहा 2 पॉइंट मासेस हैं m एंड 2m। ये रहा एक m और एक 2m, और वो कैसे मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड मूव कर रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 2v एंड v। तो v वाला मूव कर रहा है विद मास 2m और 2v वाला मूव कर रहा है विद मास m। ये मासेस दोनों चिपक जाते हैं इनको टक्कर मारते ही, और रॉड घूम जाती है। तो आपको ओमेगा बताना है, फिर से mvr = I ओमेगा। बस फर्क ये है कि ये जब इसको हिट करेगा कैसे घुमाएगा रॉड को, क्लॉकवाइज, और जब ये हिट करेगा ये भी कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों mvr ऐड हो गए। तो इसके अंदर क्या रूल लगेगा देखते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये मास m है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सेंटर ऑफ रॉड। इन दोनों के बीच में जब ये हिट करेगा तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, mv, और डिस्टेंस एक्सिस है कितना है, l/6। सॉरी, यहाँ पे 2m मूव करेगा। अच्छा 2m है, ये 2m मूव करेगा और ये m है, राइट। अब शुरू करते हैं। तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या है, 2mv, और डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, l/6। तो क्या बनेगा, एंगुलर मोमेंटम 2mv इंटू l/6, 2mv इंटू l/6। ये रहा। इसका क्या बनेगा, इसका 2mv अगेन इंटू डिस्टेंस कितना है, l/3। दोनों के दोनों रॉड को कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। अगर एक भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता तो साइन नेगेटिव लगता उसका, और जो भी नेट वैल्यू आएगी उससे रॉड घूमेगी। तो रॉड का I इंटू ओमेगा। अब प्रॉब्लम है कि ये दोनों मासेस रॉड पे स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं, और अगर चिपकते हैं तो रॉड का I
प्लस पॉइंट मासेस का आई ऐड करना पड़ेगा। रॉड का मास क्वेश्चन में कितना गिवन है चेक कर लें। रॉड का मास कितना है 8m, तो इसलिए आपके पास रॉड का मोमेंट इनर्शिया क्या आएगा 8m L²/12, और पॉइंट मासेस का m इंटू एल बाई ये m इंटू एल बाई 3 का स्क्वायर, और इसके लिए 2m इंटू एल बाई 6 का स्क्वायर। पॉइंट मासेस है ना, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और फाइनली यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो पहले एम वी आर एम वी इंटू एच एम वी इंटू एच ऐड कर दिया इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई में क्या आएगा, रॉड का भी आई आएगा, पॉइंट मास का भी आएगा, और पॉइंट मास का भी आएगा, तीनों का आएगा। तो तीनों का आई पुट करके आंसर। ठीक, नेक्स्ट। -1 चेक करें, -3। तो इसमें क्या करना है, स्टोन जिसका मास m है टाइड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड अराउंड अ सर्कल ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, घूम रहे हैं। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल कांस्टेंट। तो एल को कांस्टेंट है, आर कम हो रहा है उसका, सर्कल का पहले बड़ा रेडियस अब छोटा रेडियस है, तो उससे क्या हो रहा है, टेंशन स्ट्रिंग की चेंज हो रही है। तो वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, एन क्या होगा। तो सबसे पहली चीज जो टेंशन है वो क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल। जब एक स्टोन हॉरिजॉन्टल घूमता है, हमने सर्कुलर मोशन में किया था, टेंशन क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई ओमेंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट गिवन है। तो मान लो वो कांस्टेंट के है,
तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, जो ओमेगा आई, ये बेसिकली क्या है, ये फिगर पॉइंट मास है। पॉइंट मास का पत्थर का आई क्या होता है, एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास है। तो आई की जगह एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा की वैल्यू आ गई। इस ओमेगा को यहाँ पे पुट कर दिया, तो जो टेंशन है वो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आर और आर कट के 3 हो जाएगा, रेज़ टू पावर -3, कंपेयर करके आपके पास -3 आंसर आएगा। टॉर्क तो एक्सटर्नल 0 है ना, क्योंकि एल कांस्टेंट है, तो टॉर्क है ही नहीं। एक्सटर्नल टॉर्क कैसे वो बात कर सकते हो, क्योंकि उसने बोला एल इज अ कांस्टेंट, उसने बोला क्वेश्चन में खुद ही दे दिया कांस्टेंट, और अगर एल कांस्टेंट तो टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी। अगर एल कांस्टेंट है तो फिर टॉर्क तो 0 है, तो यूज ही नहीं कर सकते। और जब वो हिंट दे रहा है एल कांस्टेंट है, तो फिर हम सोचे भी क्यों, टॉर्क एल कांस्टेंट है, आई इंटू ओमेगा इज अ कांस्टेंट। कर लिया हमने ये, वो 2m ऑब्जेक्ट्स अटैच कर दिए डिस्क के आसपास। तो पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन has angular momentum of L if its angular frequency is doubled, kinetic energy is halved। तो नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे हमने किया था ना वर्क एनर्जी बार में, E क्या होता था, पी स्क्वायर बाय 2m। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास की जगह क्या यूज करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूज कर लो यहाँ से, तो ऐसा यूज किया जा सकता है। इसका आंसर L/4। तो फॉर्मूला क्या यूज किया इसमें, चेक करें, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। तो पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, ओके। तो इसमें एक और प्रॉब्लम है भाई, ये फॉर्मूला चलेगा ही नहीं, क्योंकि E का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया, एल स्क्वायर बाय 2I। इसमें सारा कुछ ठीक है, L भी आ रहा है, एनर्जी भी आ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं आ रहा। ओमेगा को कैसे लेके आऊं, आई स्क्वायर, तो फिर एल गायब हो जाएगा। अगर मैं इसमें एंगुलर मोमेंटम, तो नया एंगुलर मोमेंटम गायब हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम है। नया आई निकालेंगे, बड़ी समस्या है। ऐसे कर ले, ट्राई करें, तो इसे ट्राई करते हैं। तो E का फॉर्मूला क्या बनता है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई की जगह एल बाय ओमेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू एल से एल कट गया, एल बाय ओमेगा। तो मुझे क्या करना है, ये केस नंबर 1 है, मुझे क्या करना है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी
एनर्जी को हाफ कर दिया, एनर्जी को हाफ कर दिया, एनर्जी को हाफ कर दिया, और एल डैश मुझे निकालना है, और ओमेगा को क्या कर दिया, डबल कर दिया। डिवाइड करना प्लीज, एल डैश की वैल्यू चेक करना क्या आ रहा है। यहाँ से एल डैश इक्वल टू L/4 आ रहा है, डिवाइड करके चेक करो प्लीज। ठीक है ना यहाँ तक? तो इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करो, सब कैंसिल होगा, तो एल डैश L/4 आ रहा है। ठीक है, आंसर L/4 है। फिर कितना आ रहा है? The speed of u making another 45, the angular momentum at a point of projection highest point। तो किया था जब हमने ये हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्शन हमने क्या किया था, एम यू कॉस थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट, यूज के साइंस को थीटा बाई 2g सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके कंपेयर करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी। तो इजी क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
इसका मास 1 kg है, रेडियस r है, फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। डिस्क घूम रही है, बॉडी ऑफ सेम मास डिस्क जितना ही एज दैट ऑफ डिस्क इज फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क। नाउ दिस सिस्टम इज रिलीज्ड व्हेन द बॉडी कम्स टू द लोएस्ट पोजीशन, तो इट्स एंगुलर स्पीड इसके इक्वल है, तो x निकाल लें। हॉरिजॉन्टल एक्सिस समझते हो, ये रहा, ये रहा, और डिस्क कैसे घूम रही है, ऐसे। एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना, तो डिस्क ऐसे घूम रही है। और एक और पार्टिकल ये रहा, डिस्क घूम रही है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी आ रहा है, ऐसे, ये केस है। तो जब भी कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी कंजर्व कर दो, ठीक। तो ये देखो, तो ये डिस्क है, डिस्क का पार्टिकल ए से बी पे शिफ्ट कर गया, ठीक है, ए से बी पे शिफ्ट कर गया। डिस्क जो है वो कैसे घूम सकती है, वर्टिकल प्लेन में ऐसे, क्योंकि पार्टिकल नीचे आया तो डिस्क भी घूम गई उस चक्कर में। तो पहले ये पार्टिकल बिल्कुल रेस्ट पे था, आराम कर रहा था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी पार्टिकल की, mg/2r, क्योंकि ये पूरे सिस्टम को किसने हिलाया, पार्टिकल ने। पहले पार्टिकल की एनर्जी क्या हुई, चेंज, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mg/2r। डिस्क की तो आप इसको डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो पहले भी डिस्क के सेंटर पे है, बाद में वहीं पर, तो उसने तो m चेंज नहीं किया, m की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, पार्टिकल नीचे गिरा, तो ओनली पोटेंशियल ये रही। अब जब ये तो नीचे आ गया और मान लो ये ग्राउंड है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या देखी जाएगी, काइनेटिक। काइनेटिक में सबसे पहले एक तो डिस्क के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिस्क घूमी, और साथ में पार्टिकल भी घूमा, दोनों का आई डिफरेंट है, डिस्क लेकिन घूमे दोनों इकट्ठे ओमेगा के साथ। तो डिस्क का आई क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का क्या है, एम आर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, निकाल ओमेगा ओमेगा से कंपेयर करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या करना है। तो पार्टिकल नीचे आने से डिस्क और पार्टिकल दोनों घूमे, और वहां से एनर्जी कंजर्व करके आपका आंसर आएगा। ठीक, तो लॉजिक समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसमें। तो ये लो, इन दी फिगर पी एंड क्यू दो व्हील्स हैं और बेल्ट के साथ कनेक्टेड है। पी का रेडियस 3 गुना ज़्यादा है क्यू से, डायग्राम में दिख रहा है। इन केस ऑफ सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों व्हील्स की सेम है, गिवन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों का सेम है। तो I1 I2 की रेशियो निकालनी है, क्या आंसर है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना है, दोनों का इक्वेट कर दो, कितना 9। तो क्या है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब इसके अंदर I1 और I2 की रेशियो निकालनी है। इसमें V क्या लगेगा, देखो जो जो बेल्ट जा रही है वो दोनों के लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों की क्या रहेगी, सेम। तो V की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि ये बेल्ट भी टेंजेंशियल है, इसकी ये वेलोसिटी भी टेंजेंशियल है, बेल्ट की वेलोसिटी सेम होगी तभी तो व्हील घूमेगा।
आगे पीछे होगी तो चेन उतर जाएगी। तो इसके लिए v इज इक्वल टू 3r इंटू ओमेगा 1 है, और इसके लिए v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा 2 है। यहाँ से ओमेगा 1 निकाल के यहाँ पुट कर दें, यहाँ से ओमेगा 2 निकाल के यहाँ पुट कर दें, सॉल्व करें, आई वन टू रेशियो आएगी आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें। डी ऑप्शन। देखो कुछ भी नहीं करना ना, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे उतरेगी तो स्पीड v1 v2 है, तो आपको इसमें क्या करना है, न्यू स्पीड की रेशियो निकालनी है। तो जब ये बॉल ऊपर थी तो mgh, और जब ये नीचे उतरी तो mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से v की रेशियो निकालनी है। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे करना है, इसे ऐसे मत करना, ऐसे करना। जब बॉल चली तो mgh जैसे आज मैंने बताया था, ये कर देना, ये ज़्यादा बेटर है। ये देखो, तो जो वी स्क्वायर है, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, तो ये सब सेम है, तो वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, एच के प्रोपोर्शनल है, तो वैसे आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है सॉलिड स्फेयर है, और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 की जगह 45 करना है तो क्या आंसर होगा। तो बेसिकली वो एच चेंज हो जाएगा, 30 और 45 के हिसाब से एच चेंज होगा, नया एच निकाल लेना। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हाँ कर सकते हैं, वो भी बेटर है, सही है। ऐसे कर लो, सही है। u को 0 कर लो, ये v कर लेना, और एक्सलेशन को क्या पुट करोगे, g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर, ये भी सही है, ये ज़्यादा बेटर है मेरे को लगता है। वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एस, सही है। तो यहाँ से सीधा वी स्क्वायर साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आ गए, सही है। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सरफेस,
topmost point on the disk is A. When the disk completes half of its rotation, displacement of particle क्या बताया था, आधी रोटेशनल डिस्टेंस क्या हो जाता है सेंटर ऑफ मास का पाई आर, पूरी में क्या होता है 2 पाई आर, आधी में पाई आर। तो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मिलेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है अंडर रूट ऑफ दिस और इसका स्क्वायर। तो पाइथागोरस होगी, तो हाइट उसकी 2r है, ये 2r है और ये पाई आर है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वहां से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, और जिसको बिल्कुल ही भूला हुआ है रोटेशनल मोशन और जो करना चाहता है भाई फिर वो लास्ट ईयर की P/Q की रिकॉर्डिंग सुने, उसको वो रिकॉर्डिंग +1 को करवाई गई थी। +1 का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है, उसमें ये माना जाता है कि बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो छोटे 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 से स्टार्ट हुआ, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व थे, 3-3 लेक्चर लगे थे याद करो उसमें, और नॉर्मल क्लास के 3 लेक्चर, बहुत 1 हफ्ता लगा था, तो उसमें और डिटेल्ड है। तो ये रिकॉर्डिंग की जगह वो रिकॉर्डिंग सुनो, क्योंकि इसमें एजम्पशन है कि आपको थोड़ा बहुत आता है, उसमें एजम्पशन है आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो फिर और नीचे से स्टार्ट होगी। तरह डी डी है, तो इसमें वही सेम चीज लगा लो, सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फेयर, मास m है, रेडियस r है, इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, डिस्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर टू दैट ऑफ सॉलिड स्फेयर, जब नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, इंक्लाइन प्लेन दोनों में सेम है, तो निकाल लो, या तो v² माइनस u² 2as लगा लो, और एक्सलेशन को पुट कर दो g sin थीटा 1 प्लस k²/r², या बेटर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा, mgh इज हाफ mv² इंटू 1 प्लस k²/r², तो भी आंसर सही आएगा, जैसे मर्जी कर लो आंसर सेम है। तो बाकी जो इस असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप जो देखेंगे वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, जो मर्जी, कभी वो ऊपर चला गया, कभी नीचे आ गया, कोई बॉडी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आई, तो mgh इज हाफ mv² इंटू 1 प्लस k²/r², बस ये लग रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। रोटेशन में मेन पार्ट्स ये हैं जो आपने करने हैं, बाकी आपके रिवीजन है और आपकी प्रैक्टिस है, आप कर सकते हैं रिवीजन प्रैक्टिस। हम नेक्स्ट टाइम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे।